सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक तीसरा, जिसका नाम है नादान दोस्त और इसके मुसन्निफ है प्रेमचंद। अब हम पहले प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है और इनकी वफ़ात यानी इनकी मृत्यु 1936 में हुई है। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, यानी कि इनका पूरा नाम धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक लम्ही गांव में पैदा हुए थे। इनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। इनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। गुर्बत और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खसूसन देहाती किसान और मजदूर इनके अफसानों के अहम किरदार होता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात इनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गोदान, गबन, मैदान अम्ल, बेवा और बाजार हुस्न इनके अहम नावल हैं। ये हुआ हमारे जो मुसन्निफ है उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस सबक के बारे में, जिसका नाम है नादान दोस्त। इसमें दो बहन भाई जो केशव और श्यामा है उनके बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी नादानी में आकर चिड़िया के अंडों को ख़राब कर देते हैं और फिर बाद में वो बहुत पछताते हैं। तो अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। केशव के घर में एक कारंस के ऊपर यानी कि छत के ऊपर जो रोज निकला हुआ होता है उसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कारंस के सामने पहुंच जाते, यानी कि सुबह उठते ही वो वहाँ उसके छत के सामने पहुंच जाते थे और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। इनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। ऐसे बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं वो उनके दिमाग में चलते रहते थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो आपस में ही एक दूसरे से ये सवाल पूछा करते थे। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चलते रहते थे। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी कि ना तो उनकी माँ को घर के कामों से फुर्सत थी और ना ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल व जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करते थे कि नहीं अंडे कैसे होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, वो क्या खाते होंगे, वो उनका घर कैसा होगा। तो ये सब क्वेश्चन वो आपस में एक दूसरे से पूछा करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फिर से उड़ जाएंगे। तो केशव आलमाना गुरूर से कहता, यानी कि अपने घमंड से कहता कि जैसे मुझे सब पता है। हेरी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। फिर श्यामा पूछती कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। फिर केशव जवाब देता कि उस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिशें तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी, यानी कि उनकी जांच पड़ताल दिन ब दिन बढ़ती जाती थी कि ना कि अब हम बच्चों को किस तरह देखेंगे, यानी कि वो उनको क्या खिलाती होगी, बच्चे निकले भी होंगे या नहीं निकले होंगे, वो कैसे उड़ पाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में और जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं वैसे वैसे उनके क्वेश्चन भी बढ़ते जाते हैं। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठते थे। इन्होंने कयास किया, यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ, यानी कि उनके खाने पीने का जो सवाल था अब वो उनके सामने आ गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ ला पाएगी, सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कारंस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, यानी कि अब ये सब क्वेश्चन उन्होंने सोच के कि बेचारी चिड़िया कहाँ से लेकर आएगी और इन्हें इतने सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी, वो बच्चे तो इन्हें भूख के मारे मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके घोंसले के पास जो है थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा,
क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? फिर श्यामा ने फिर क्वेश्चन किया कि बच्चों को तो धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारी प्यास के मारे तड़पते होंगे और ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंखों से बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी कि ऊपर छत के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ों के ठहरेगा कैसे। फिर वो ये सोचने लगे कि अब ऊपर के लिए छत के लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे और बिना छड़ के वो कैसे ठहरेगा, यानी कैसे रुकेगा, ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज फूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, देखिए ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूंगा तो कैसे धूप जाएगी। यानी कि उसने कहा कि अब मैं घोंसले के ऊपर इस तरह से आड़ करूंगा कि उस पर धूप फिर किस तरह जाएगी। श्यामा ने दिन में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं, यानी कि कितने समझदार हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, यानी कि वो उनके आंखों में तो नींद थी ही नहीं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, यानी कि सिर्फ ऐसे अम्मा जी को उनकी माँ को बताने के लिए वो ऐसे ही सोने का नाटक कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ, यानी उन्हें जैसे ही पता चला कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सटनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। यह हमारा आज का एक पैराग्राफ हो गया है। अब हम इसके आगे का कल पढ़ेंगे।